अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 92@8 में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ शाजिया ज़िशान। सादिया अफजाल कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से आज ये प्रोग्राम नहीं कर रही है, मैं उनकी जगह आज ये प्रोग्राम कर रही हूँ। नाज़रीन, ज़िंदगी बहुत बेएतबार है, इतनी बेएतबार है कि लैंडिंग में कुछ लम्हे रहते हों लेकिन आपकी ज़िंदगी अचानक से मौत में बदल जाए। ज़िंदगी ने ऐसी ही बेएतबारी आज बदकिस्मत तैयारे के साथ दिखाई है, जिसने लाहौर से कराची के लिए टेक ऑफ तो किया लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से चंद लम्हात पहले ही गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में अमले समेत 99 अफराद सवार थे, जबकि तैयारा रिहायशी इलाके पर गिरा। अभी तक मुसद्दिका इतलात नहीं है कि कितने अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अभी तक पंजाब बैंक के CEO मसूद ज़फ़र समेत चंद अफराद मौज़ाना तौर पर खुशकिस्मती से बचे हैं। ये खबरें सामने आई हैं। दुख में इजाफा इस बात से होता है कि हादसे का शिकार परवाज़ जो थी ईद की मुनासबत से खुसूसी तौर पर यह परवाज़ चलाई गई थी और बहुत से लोग ईद की खुशियाँ मनाने अपने घर जा रहे थे अपनों के साथ। दुआ है कि अल्लाह लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। PIA का मुसाफिर तैयारा लाहौर से कराची आ रहा था कि लैंडिंग से कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह हो गया। तैयारा गिरने से कई मकानात भी तबाह हुए हैं, जिसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई। परवाज़ ने दोपहर 1:10 पर टेक ऑफ किया था और अपने मुकर्ररा वक्त पर परवाज़ कराची पहुंच गई थी, लेकिन लैंडिंग से चंद ही लम्हे पहले परवाज़ का कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ते हुआ और तैयारे का 2:37 पर एयर कंट्रोल के रडार से राब्ता मुनक़ते हो गया और कप्तान सज्जाद गुल ने एयर कंट्रोल टावर को तैयारे की लैंडिंग गियर में ख़राबी के बारे में आगाह भी किया। तैयारे के कप्तान सज्जाद गुल की एयर कंट्रोल टावर से आखिरी गुफ्तगू भी सामने आई है, जिसमें कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल की और बताया कि तैयारे के जो इंजन है ये ख़राब हो चुके हैं। कप्तान ने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये बताया कि हम बाईं जानिब टर्न ले रहे हैं। मेडे कॉल के कुछ ही देर के बाद फिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जबकि इस हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जिसके मुताबिक तैयारा लैंडिंग गियर जैम होने के बाद परिंदों से भी टकराया। लैंडिंग गियर ख़राब होने के बाद पायलट तैयारे को कवायद के मुताबिक लैंडिंग के लिए नीचे लाया और उस दौरान तैयारे से एक से ज़्यादा परिंदे भी टकरा गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे के दोनों इंजन भी जुज़वी तौर पर बंद हो गए थे और दोनों इंजन से कम ताकत मिलने के सबब जहाज़ की बुलंदी जो थी वो इंतहाई कम होती गई और कुछ ही देर में जहाज़ अपनी बुलंदी को बरकरार नहीं रख सका और यही वो मौका था जिस पर पायलट ने मेडे कॉल की थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और मुल्क की जो दीगर अहम शख्सियात हैं, सब ने इस वाक़े पर इंतहाई रंज और अफसोस का इजहार किया और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ की है। पाकिस्तान की तारीख हम आपको बताएं नाज़रीन, ये कोई पहला फ़ज़ाई हादसा नहीं है। 2016 में चतराल से इस्लामाबाद आने वाला मुसाफिर तैयारा हवेलियाँ के करीब गिरकर तबाह हुआ था, जिसके नतीजे में अमले समेत 48 अफराद जान की बाजी हार गए थे। इसी तरह 20 अप्रैल 2012 को पाकिस्तान का भूजा एयर बोइंग तैयारा 737 कराची से इस्लामाबाद आते हुए हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में 121 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान हलाक हुए थे। फिर 2010 में मारगला की पहाड़ियों में जो हादसा पेश आया था, इसको कौन भूल सकता है। कराची से रवाना होने वाली इस फ्लाइट में अमले के 6 अफराद समेत तमाम 152 अफराद इस हादसे में भी जाँ बहक हुए थे। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में आज तक 35 ये हादसे हुए हैं। 11 बड़े फ़ज़ाई हादसा इसके अलावा हो चुके हैं, जिसके नतीजे में 875 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। हर बार हुकूमत की जानिब से इन्वेस्टिगेट करने का कहा जाता है तहकीकात होंगी, तहकीकाती बोर्ड भी बनते हैं, रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, लेकिन मामला ठप हो जाता है। फिर अगले हादसे पर सब वही सवालात उठाने लगते हैं जो गुज़श्ता हादसे पर उठाए जाते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ज़ा में बुलंद होने वाला तैयारा जो होता है, ये मशीनी एक जो प्रोसेस होता है, इसका महरूने मन्नत होता है। लेकिन परवाज़ से पहले तैयारे की मुकम्मल चेकिंग करना, इसके इंजनों, परों, ब्रेक, फ्यूल टैंक समेत दीगर इंजीनियरिंग तफसील आलात और मैकेनिकल लवाज़मात के फॉल्ट फ्री होने की यकीनी ज़मानत लाजिम और मलजूम होती है। पाकिस्तान में इस चेक लिस्ट के मुताबिक तैयारों को कितना चेक किया जाता है, ये भी अब एक सवालिया निशान है।
जबकि एयरपोर्ट के करीब आबादियों पर भी पूरी दुनिया में पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान में इन कवानीन पर पाबंदी हमें कहीं नज़र ही नहीं आती है। इस सारी आज की सूरत हाल पर, आज के इस अफसोसनाक वाक़े पर मैं बात करूँगी। मुझे मेरे मेहमानों ने किया है। मेरे साथ इस वक्त हैं आबिद राव साहब, साबिक डिप्टी DG सिविल एविएशन, वो मेरे साथ हैं। कैप्टन खालिद हमज़ा, पायलट हैं ये बोइंग 777 के। इसके अलावा डॉक्टर सीमी जमाली, डायरेक्टर जिना अस्पताल कराची, ये हमें ज्वाइन कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जिना अस्पताल कराची से हमारे रिपोर्टर सलमान अहमद भी हैं और खिज़र आज़म जाए वक़वा पर हैं। मेरे तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सलमान अहमद जो जिना अस्पताल में हैं, उनसे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है अस्पताल में, कितने मरीज़ लाए गए हैं, क्या कोई कंफर्मेशन मिल रही है कि कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, कितने सर्वाइवल हैं, मैं पूछूंगी। सलमान आप इस वक्त जिना अस्पताल में मौजूद हैं। करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है अस्पताल में, कितने मरीज़ हैं, सर्वाइवल कितने हैं? अभी मैं कुछ टिकर्स देख रही थी टीवी पर, कुछ सर्वाइवल जो हैं वो घर भी जा चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है अस्पताल से। कुछ बता सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौजूद अस्पताल के अंदर यहाँ पर कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। वाक़े के नतीजे के अंदर एयरपोर्ट टैंक के चौक के करीब जो है वो हादसा जो है वो घरों पर जा टकराया, जिसके बाद जो है इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई और जिना अस्पताल और कराची का जिना अस्पताल सिविल अस्पताल सबसे बड़े अस्पताल है, यहाँ पर जो है वो 35 से ज़ायद अफराद जो लाए गए थे, जबकि जिना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जो है वो 35 अफराद और जबकि जो ईदी ज़राए हैं उनके जो है वो 50 से ज़ायद अफराद के जो है वो यहाँ पर लाए गए थे, जबकि 6 अफराद जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। बाकी जो है 50 से ज़ायद बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ पर लाई जा चुकी हैं। जिना और सिविल अस्पताल में मिलाकर जो है वो 50 से ज़ायद डेड बॉडीज़ लाई जा चुकी हैं। कुछ लोग जो हैं वो ज़ेरे इलाज यहाँ पर अस्पताल के अंदर उनका इलाज जारी है, जबकि जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का हालात है, लोग जो है अपने प्यारों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10-11 बजे जो है वो शिनाख्त की जाएगी लोगों की, उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि कौन अफराद। यही मैं पूछना चाह रही थी कि ये अभी डिटर्मिन होना बाकी है कि जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनमें से कितने तैयारे में सवार थे और वो लोग कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है? जब आबादी पर गिरकर जहाज़ तबाह हुआ, उन लोगों की तादाद कितनी है जो जाँ बहक हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। यहाँ पर जो है जिना अस्पताल के अंदर जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, एमरजेंसी की सूरत हाल है, लोग जो हैं वो परेशान जो है वो एमरजेंसी के बाहर खड़े हुए हैं, लवाकिन जो है, जबकि लोग जो है बाकी जो है जो मरीज़ जो है वो ज़ेरे इलाज है, बाकी जी डेड बॉडीज़ जो है वो मॉर्चरी में रखी गई हैं। ये कहना जो है कबल अज़ वक्त है कि उनकी शनाख्त की जा सकेगी। कुछ टाइम के बाद जो है ये बताया जा सकेगा कि आखिर वो कौन से सर्वाइवर्स थे, कौन से रिहायशी लोग हैं और कौन से कहाँ पर जो हादसे में जो जाबाक हुए हैं वो अफराद जो है, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। मॉडल कॉलोनी में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर जो तैयारा है ये गिरकर तबाह हुआ है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ सामने आई है? कितने घर तबाह हुए हैं, रिहायशी इलाके का कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग यहाँ पर इफेक्ट हुए हैं? जी बिल्कुल, 4 जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पे मुनहदम हुए हैं और सबसे ज़्यादा वही इफ़ेक्ट हुए हैं। इसके अतराफ़ के कुछ घर हैं जहाँ पर जुज़वी नुकसान हुआ है। जिस रुख पे जहाज़ गिरा है अमूमन जो है वो उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि जहाज़ का एक बड़ा हिस्सा जो गली में गिरा है और उसने इफ़ेक्ट किया है जो अतराफ़ के 4 से 5 घर हैं उनको। ताहम इससे जो ज़ख्मियों की हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक थी, जिनको इब्तदाई तौर पर अहले इलाका और फिर रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू इदारों ने मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मुंतकिल किया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अब रोशनी ख़त्म हो चुकी है, अंधेरे का वक्त है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर लाइट्स अंदर गई हैं और बरक़ी कुमकुमों की रोशनी में यहाँ पर काम किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द तमाम डेड बॉडीज़ या कोई ज़ख्मी अगर अभी भी मलबे में मौजूद है तो उसको निकाल लिया जाए। यहाँ पर अच्छा खिज़र, ये भी बताइएगा जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं, कुछ घर तो मुकम्मल तौर पर कह रहे हैं बहुत ज़्यादा तबाह हो गए, वो लोग इस वक्त हुकूमत ने उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या उनके रहने का कोई बंदोबस्त किया है या अपने अपने ताई लोग अपने रिश्तेदारों के दोस्तों के घरों में चले गए? हुकूमत ने अपने ताई क्या उन लोगों की मदद की है?
जिनके घर तबाह हो गए? देखें, एक घर के बारे में तो इत्तला ये है कि वो फैमिली ऑलरेडी आउट ऑफ सिटी थी जिस घर पे जो नुकसान हुआ है। बाकी जो दूसरे घर हैं उसमें जो मुताद्दिद लोग हैं वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं। तो अभी जो है इस तरह की सूरत हाल सामने नहीं आई है। अलबत्ता यहाँ पर वज़ीर आला सिंध ने विज़िट किया और वज़ीर इत्तलात सिंध ने विज़िट किया, दीगर जो सिंध काबीना के मेंबरान थे उन्होंने विज़िट किया। तो जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान हैं PTI उनके रहनुमाओं ने भी यहाँ पर विज़िट किया। उनका यही कहना था कि फ़िलहाल उनका जो पहला फोकस है वो यही है कि इस जो हादसे में जितने भी ज़ख्मी हैं या इस तरह की जो सूरत हाल है उससे निपटा जाए, तो फिर आगे बढ़कर जो है इस पर अमल दरामद किया जाएगा। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर हमने ये देखा कि शहरी हुकूमत और सियासी इदारे या फिर अस्करी इदारे सभी जो है वो मुतहर्रिक दिखाई दिए और सबकी कोशिश यही थी कि अपना अपना किरदार अदा करें और सबसे पहले अगर कोई इंसानी जान बच सकती है तो उसे बचाएं। बहुत शुक्रिया खिज़र आज़म और अरसलान मेरे साथ है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आबिद राव साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। क्या इतने हादसात के बाद हम ये कह सकते हैं कि PIA एयरलाइन सेफ्टी के म्यार पर उतरने में नाकाम रही है? इससे पहले आपने इंट्रो सुना होगा, एक तवील लिस्ट थी जो मैंने बताई हादसात की, और हमेशा यही वजूहात सामने आती थी, तकनीकी ख़राबी की वजह से, इंजन ख़राबी की वजह से। तो कह सकते हैं कि सेफ्टी के लिहाज से ये एयरलाइन महफूज नहीं है? देखें, ये बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है और मैं इस वक्त ऐसा नहीं कहूँगा। डेफिनेटली हमारे यहाँ लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से फिर एक मेंटेनेंस कल्चर होता है, फिर सेफ्टी कॉन्शियसनेस होती है। आप ये देख लें कि लोग सीट बेल्ट नहीं बांधते, हवाई जहाज़ में भी ज़बरदस्ती उनको बांधनी पड़ती है, गाड़ियों में नहीं बांधते, मोटरसाइकिल पे हेलमेट नहीं पहनते। तो ये अपनी जगह है, ये यूरोप में आपको नहीं मिलेगा। वहाँ ये सारे काम लोग खुद करते हैं बिकॉज उनको अंदाज़ा है। इसी तरह आपके पास जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रहे हैं पिछले 12-15 साल से, वो भी आपको कंप्रोमाइज़ करवाते हैं। वो जहाज़ को उस मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट पे भी ऑपरेट करवाते हैं जो एक इंतहाई किस्म की कंडीशन है। लेकिन उस मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट पे आप कह सकते हैं कि वो चीज़ें अगर ख़राब हों जिनका सेफ्टी से ताल्लुक़ नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। बाज़ औक़ात जहाज़ों की कमी होती है, बाज़ औक़ात रश के फेज़ आ जाते हैं। तो आजकल तो ऐसा कोई नहीं था बिकॉज़ आजकल फ़्लाइंग बहुत कम है, पैसेंजर बहुत कम हैं और एयर मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ये तो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड देखेगा कि इस जहाज़ में MEL पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी। हाँ। कोई और तो ऐसा ग्रॉस एरर नहीं हुआ कि इसके कोई चेक्स होने थे, इसके कोई सेफ्टी के प्रोसीजर्स में कोई कमी रह गई हो। बहरहाल ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो बताएगी। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में एयरलाइंस में ये मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट एक एग्जिस्ट करती है। हाँ। और आइडियली स्पीकिंग तो वो हिस्ट्री शीट जहाज़ की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। जहाज़ प्रॉपर और फुल मेंटेनेंस के साथ उड़ता है और उसमें कोई पुराने जहाज़ या 15 साल पुराने, 10 साल पुराने जहाज़ के बारे में कहा जा रहा है कि 10 से 12 साल पुराना जहाज़ था ये। तो ये 10 से 12 साल पुराना जहाज़ सही होता है? 2004 में पहली दफ़ा उड़ा था। हाँ। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ये जहाज़ आपके यहाँ फोकर जहाज़ के 50 साल उड़ा है और आपने इसलिए उसको ग्राउंड किया बिकॉज कंपनी उसकी अब सपोर्टेबिलिटी गारंटी नहीं कर रही थी कि उसके स्पेयर पार्ट्स बनने बंद हो जाते हैं, तो फिर आपको वो जहाज़ बदलना पड़ता है। तो इसलिए और बेहतर जहाज़ आपने ले लिए जो बेहतर इंजन्स हैं, जिनकी एफिशिएंसी बेहतर है, सर्विसेबिलिटी बेहतर है, रिलायबिलिटी बेहतर है। तो इसलिए 10 साल तो कोई एज नहीं। ये 2004 का था तो ये 15-16 साल पुराना जहाज़ था, विच इज़ नॉट एट ऑल एन ओल्ड एज कैटेगरी। आप ये कह सकते हैं कि इसको ये देखना पड़ेगा कि इसकी मेंटेनेंस कैसे रही है। क्या ये PIA का अपना जहाज़ था, कोई लीज़ पे आया हुआ था, वहाँ इसकी मेंटेनेंस कैसे हुई है? तो ये इन्वेस्टिगेशन वाले तय कर लेंगे। एंड बट अफसोसनाक बात यह है कि आज ये एक्सीडेंट हुआ है और इतनी कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं, इतना नुकसान हुआ है शहरी आबादियों का भी। सही। खालिद हमजा साहब, आप शायद इस सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप खुद पायलट हैं, आप खुद जहाज़ उड़ाते हैं। ज़ाहिर है हर परवाज़ से पहले तैयारे की मुकम्मल चेकिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ये मुमकिन होता है कि एक तैयारा जिसको मुकम्मल हर लिहाज से टेक्निकली मैकेनिकली चेक किया गया हो और बाद में कितने % चांसेस रह जाते हैं
कि उसका इंजन जो है वो काम ना करे, उसके जो व्हील हैं वो ना खुले, लैंडिंग गियर काम ना करे, मुकम्मल चेकिंग के बाद कितने % चांसेस रह जाते हैं इस तरह की तकनीकी खराबियों के? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर दिल गिरफ्ता हूँ आज के हादसे के ऊपर, उन मुसाफिरों के लिए, उस हमले के लिए और बाकी जो लोग नीचे जो लोग जाँ बहक हुए या शहीद हुए, उन सब के लिए मैं बहुत दिल गिरफ्ता हूँ और उनकी फैमिलीज़ के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। जहाँ तक आपने कहा कि ये कितने % चांसेस हैं जहाज के, देखिए जी, मशीनरी किसी वक्त भी खराब हो सकती है, लेकिन उसको हत्तुल विसा ऐसे ही उड़ाया जाता है कि वो 100% सर्विसेबल हो। पहले राव साहब ने यहाँ बात की कि मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट जो है मैन्युफैक्चरर बनाता है, और मैन्युफैक्चरर जो है ऐसी कोई चीज नहीं रखता, ऐसा कोई दकीका फरोगजाश नहीं करता कि मिनिमम इक्विपमेंट के साथ अगर जहाज को उड़ाया भी जाए तो जहाज उड़ने के काबिल ना हो। उड़ने के काबिल होता है तो उड़ाया जाता है। अब इस आपका मतलब है मिनिमम रिस्क के साथ भी उड़ाया जा सकता है जहाज को? बिल्कुल उड़ाया जा सकता है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं उड़ाया जा सकता, लेकिन होता तो रिस्क है ना? मैन्युफैक्चरर नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैन्युफैक्चरर ने एक एक चीज को बड़ी जांच पड़ताल करके वो मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है। उसमें मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि जिसको सेफ्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जाए और जहाज उड़ने के काबिल ना हो तब भी उड़ा दिया जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोई भी कप्तान जो है या कोई भी पायलट जो है, मैं इस जहाज के खुसूसी तौर के बारे में मैंने ज्यादा नहीं जानता हूं क्योंकि मैंने ये जहाज नहीं उड़ाया है, इसलिए इसके ऊपर मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन कुछ चीजें जो हर जहाज में कॉमन होती हैं, जिस तरह इस जहाज के बारे में कहा जा रहा है कि 2000 फुट के ऊपर इसके दोनों इंजन फेल हो गए या उनमें आग लग गई या जो भी, लेकिन कोई इस बात के इस इम्कानात को कोई नहीं देख रहा कि जिस 2000 फुट के ऊपर एक नीचे, मुझे नहीं मालूम कि वो बुचरी है या क्या है, मज़बा खाना है, कौन सा है, जहां पर बेतहाशा परिंदे पाए जाते हैं। और अगर आपको याद हो एक अमेरिका में 2009 में सली नामी एक फिल्म भी बनी थी, उसमें भी एक परिंदों का डार जो था वो जहाज के इंजनों से टकराया और उसके दोनों इंजन जो थे, एक में आग लग गई, दूसरा तकरीबन फेल हो गया और उसने रिवर हुडसन में लैंडिंग की। और फिर उसकी बहुत लंबी चौड़ी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर कहा कि जी ये लगाडिया आप वापस क्यों नहीं गए, लेकिन उसकी हाइट इतनी नहीं थी कि वो लगाडिया जा सकता। अच्छा, मैं जरा ब्रेक ले लूं, नहीं थी कि वो खालिद, मैं जरा ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद आकर जरा इस पॉइंट पर भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये रियलाइजेशन क्यों नहीं है कि एयरपोर्ट्स जो है उनको गुंजान आबाद जो इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, गुंजान आबाद जो बस्तियाँ, उनसे दूर होना चाहिए। आप लाहौर का एयरपोर्ट देख लें, आप कराची का एयरपोर्ट देख लें, बिल्कुल जो लोगों के घर हैं वहाँ से रनवे नज़र आते हैं, मतलब कि इतने करीब है लोगों की जो घर है रिहायशी इलाके एयरपोर्ट से। ऐसा क्यों है, ये हमारे यहाँ रियलाइजेशन क्यों नहीं है? इस पर बात करें एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आबिद राव साहब, अभी मैं कुछ एक खबर पढ़ रही थी जिसमें कहा जा रहा है कि लैंडिंग से पहले जब जहाज़ के पहिए नहीं खुले, जिस पर पायलट को कहा गया कि वो राउंड अप करे। ज़रा ये बता सकते हैं ये राउंड अप क्या होता है? जहाज़ को दोबारा ऊपर लेकर जाया जाता है, रनवे से दूर ले जाया जाता है, ये क्या होता है राउंड अप? ये गो राउंड होता है, राउंड अप नहीं होता। ये गलत एक टिकट चल रहा है सारे चैनल्स पे, गो राउंड कि मतलब वो अप्रोच को डिसकंटिन्यू करे, दोबारा जहाज को उठाए, सेफ्टी ऑल्टीट्यूड पे ले जाए और दोबारा लैंडिंग की अटेम्प्ट करे। ये बहुत सी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से गो राउंड दिया जाता है। अच्छा। अगर रनवे पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन अचानक आ जाए, कोई जहाज क्लियर ना करे, तो पायलट को लैंड करने की इजाज़त नहीं दी जाती। पायलट अपनी मर्जी से भी गो राउंड कर जाता है कि बहुत सी दफ़ा अप्रोच ठीक नहीं होती, कभी हाई, कभी लो, कभी स्पीड। लेकिन जब जहाज में खराबी समझ में आ रही है तो भी गो राउंड का कहा जाता है।
कि अगर रनवे के बिल्कुल करीब आ गया है जी तो गो राउंड देखिए अगर उसके पहिए नहीं उतरे तो वो लैंड तो नहीं करेगा, वो तो गो राउंड करेगा। जी, तो गो अराउंड करके वो दोबारा अपनी सिचुएशन को सेटल करेगा और दोबारा जब सब कुछ ठीक होगा वो लैंडिंग के लिए आएगा। अब उस दौरान अगर इंजन फेल हो जाए, चाहे बर्ड हिट की वजह से चाहे किसी और वजह से, तो ये मल्टीपल बड़ी इमरजेंसीज हैं जिसमें फिर जो है ना बचना। जब पायलट ने मेडे कॉल दिया इसका मतलब हालात इतने काबू से बाहर थे कि उसका सेफली उतरना नामुमकिन सा हो गया था। मेडे कॉल एक्सट्रीम इमरजेंसी में दी जाती है जब हालात बहुत ही ख़राब हो, काबू से बाहर हो। उसमें सबको अलर्ट होना पड़ता है कि कोई अगर रनवे पे है वो रनवे क्लियर कर दे, जो भी चीज़ आगे ऑब्स्ट्रक्शन बन सकती है वो हटा दी जाए। एटीसी सब जहाज़ों को लेफ्ट राइट कर देता है कि कोई जहाज़ इमरजेंसी में आ रहा है अगर कोई पहुंच सके। खालिद हमजा साहब, ये मेडे कॉल में क्या आपको इमरजेंसी जो डायरेक्शंस हैं मिलती हैं, इमरजेंसी एक्शन क्या होता है पायलट्स का मेडे कॉल के बाद? मेडे कॉल बिल्कुल जिस तरह अभी राव साहब ने फरमाया कि ये उस वक्त दी जाती है जिस वक्त बिल्कुल हालात जो हैं उनके काबू से बाहर हो चुके हों। और मेडे का मेडे जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट में, जिसका बहुत मशहूर है, मेडे ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल इमरजेंसी आखिरी बात है ये। इसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो कोई इमरजेंसी लैंड करेगा, कोई फोर्स लैंड करेगा, कुछ आखिरी हरबा जो है वो इस्तेमाल करेगा, उसका वो नहीं है। खैर बहरहाल ये बात अपनी जगह है, मेडे कॉल किस वक्त दी जाती है ये एविएशन की टर्म है। लेकिन असल बात ये है कि जो हमारे मुल्क में जो चीज़ लैग करती है वो ये लैग करती है कि हर 3-4 साल के बाद हमारा कोई ना कोई हादसा होता है। और हर वक्त इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारी बड़ी कमजोर रहती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए बारहा कहा जा चुका है कि एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी बोर्ड, इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाया जाए, जो आज तक नहीं बनाया गया। जिस तरह अमेरिका में है NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड, वो सिर्फ जहाजों की नहीं बाकी हर किस्म के हादसात की इन्वेस्टिगेशन करता है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ कहा तो जाता है कि वो इंडिपेंडेंट है, SIB उसका नाम है, सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड, लेकिन वो सिविल एविएशन के अम्ब्रेला के नीचे मतलब ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी वो सिविल एविएशन की अम्ब्रेला के नीचे काम करता है। और आज तक कोई भी, देखिए जी, हादसात होते रहते हैं, हादसात अल्लाह माफ करे उससे बचना चाहिए। एक हादसा हो गया उसके बाद उस हादसे को अगली दफा ना होने की कोई ना कोई कोशिश जरूर अगर करनी कोई चाहिए। गलती पहले हो गई है आप उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं, इन्वेस्टिगेट के बाद जो रिपोर्ट आई है उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। हमारे 5 साल गुजर जाते हैं, 6 साल गुजर जाते हैं। सन 2006 में फॉकर का हादसा हुआ था। हाँ। उसका भी, उसके इंजन में भी आग लगी थी। कोई कॉज कोई नहीं ढूंढता ताकि आइंदा इस हादसे से, इस किस्म के हादसा से बचा जा सके। एयर ब्लू का हादसा हुआ, बोजा का हादसा हुआ, ये अपना ATM 2016 में हुआ। किसी की कॉज नहीं ढूंढी गई। सिर्फ उस वक्त आखिर में एक जो बंदा जो उस वक्त जो जिंदा नहीं बचता उसको कहते हैं जनाब पायलट एरर, क्योंकि वो बेचारा अपनी बात का जवाब देने के लिए वो जिंदा नहीं होता, उसके ऊपर डाल के फाइल बंद कर दी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आबिद राव साहब। ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती थी कि इतने हादसा माजी में हो चुके हैं, कभी कोई इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई, कभी कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, कभी जिम्मेदारान का तयन नहीं हुआ, अनटिल अनलेस आप अगले हादसे का इंतजार करें और फिर याद आता है कि पिछले हादसों की भी तहकीकात नहीं हुई थी, इसकी भी नहीं हुई थी। जो सवालात पहले हादसों पे उठाए जाते थे वो जो मौजूदा हादसा होता है वही सवालात बाद में भी उठते हैं। क्यों आज तक कभी जिम्मेदारान का तयन नहीं हो पाया है ऐसे हादसात में? देखिए, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कैप्टन खालिद साहब से। इन्वेस्टिगेशन होती है लेकिन वो उसके जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो इम्प्लीमेंट होना या ना होना उस इंतज़ामिया पे डिपेंड करता है, उस सिटिंग गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। जो एक्सीडेंट हुआ था 2010 में एयर ब्लू का, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, फाइंडिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पब्लिक नहीं की जाती बिकॉज ये कंपनी कॉन्फिडेंशियल एक किस्म की चीज़ समझी जाती है। बिकॉज जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन तक वो रिपोर्टें जाती हैं। उसको मैंने भी फॉलो अप किया था, ऑल्दो आई वाज नॉट कनेक्टेड विद इट एनीवे, लेकिन कुछ फैमिलीज़ थी जो उसमें मुतासर हुई थी। इसलिए ये इतना वो
आई एग्री विद कैप्टन खालिद के जी, ये होना इंडिपेंडेंट चाहिए, हाँ। किसी असर रसूख के अंडर नहीं होना चाहिए। फिर आप सिंपल कर लें, आप अपनी ट्रेनिंग बंदे करें या बाहर से हर दफ़ा बुला लिया करें। बहुत से लोग हैं, आप नेशनल जोग्राफिक पे ये एयर क्रैशेस देखें, उसमें एक मुल्क है वो दूसरे किसी मुल्क से अपने एक्सपर्ट बुला लेता है कि भाई यहाँ हम फंस गए, यहाँ आगे नहीं चल रहा, फिर आप डिस्पैशनेटली उसके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करें, आप नहीं करते। तो ये हमारा एक सोशल प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। अच्छा, दूसरा आपका एक सवाल था विच वेंट अनआंसर्ड कि ये एयरपोर्ट शहर से दूर क्यों नहीं होते। हाँ जी, हमारी सब एयरपोर्ट शहर से दूर थी। ये कराची एयरपोर्ट 1946 में बना था, उस वक्त क्या कराची था। मौरीपुर एयरबेस 1941 में बना था। चकलाला एयरपोर्ट 1937 की है एयरपोर्ट। लाहौर एयरपोर्ट 1937 की थी। ये शहर घुस आए हैं बिकॉज आपका जो म्यूनसिपल रोल है गवर्नमेंट्स का वो बहुत पुअर है। हाँ, आपने अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, चाइना कटिंग, और इस चक्कर में उन शहरों को 5-5 मरला स्कीम वो इन एयरपोर्ट्स के आसपास आपने आबाद कर दी है। आसपास क्या आपकी बहुत बुचरीज, बहुत करीब आपके लोगों के शादी घरों से घर। रनवेज नजर आते हैं। आप लाहौर एयरपोर्ट आप आपने देखा ही वो होगा। आएंगे बिल्कुल। बिकॉज आप रनवे तो लाहौर का 1937 से वहीं पे है। ये तो अब ये DHA और कैंटोनमेंट और ये सारे इदारे इधर आ गए हैं। बिल्कुल। तो इसमें कसूर ना PIA का है ना सिविल एविएशन का है, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए इन बुचरीज को हटाएं। मैं आपको 2001 का वाकया बताता हूँ। मैं उस वक्त एयरफोर्स में था। हम सिटी नाजिम से कराची में मिले। हमने कहा ये नाजमाबाद मंगूपीर साइड पे ये बर्ड हिट, हमारे तो जहाज़ भी सिंगल इंजन होते थे, वो जहाज़ को बर्ड लगता है, वो इंजन में गया, वो ख़त्म हो गया, जहाज़ क्रैश कर गया। हर 4-5 साल में हम एक जहाज़ लूज़ करते हैं इन पे। तो नाजिम साहब ने मुझे कहा कि भाई मुझे 200 गाड़ियाँ चाहिए, आप मुझे एयरफोर्स से ले दें तो मैं सारा शहर साफ़ कर दूंगा। अब बात वहाँ ख़त्म हो गई। मैंने कहा जी ये शहर साफ़ करना एयरफोर्स का जिम्मा नहीं है, ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंट्रोल ग्रोथ हुई है इन चीज़ों की, चेक कोई नहीं है। तो ये आज का वाकया बताता है कि शायद इन्हीं हादसात से बचने के लिए ये कवायद और ज़वाबित हैं कि जो एयरपोर्ट्स हैं वो गुंजान आबाद जो रिहायशी इलाके हैं, बस्तियां हैं, उनसे हटकर बनाए जाएं। मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर सीमी जमाली हैं, डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब ज़रा जिन्ना हॉस्पिटल की सिचुएशन बता सकती हैं, कोई एग्जैक्ट नंबर्स हमें बता सकती हैं, वहाँ कितने पेशेंट्स आए हैं आपके पास, कितने ज़ख्मी हैं, डेथ नंबर्स क्या हैं जिन्ना अस्पताल में इस वक्त? हमारे पास जितने पेशेंट्स इस सानेहे में से ब्रॉड डेड आए हैं वो 35 हो गए हैं अब तक, और इसमें से सिर्फ 5 लोग आइडेंटिफाई हो सके। 35 डेथ नंबर्स हैं आप लोगों के पास? जी, हमारे पास इस पैसेंजर फ्लाइट में से 35 पैसेंजर्स जो हैं ब्रॉट एंड डेड थे। अच्छा, अभी इस वक्त जो है मेडिकल लीगल सेक्शन उनकी DNA सैम्पलिंग कर रहे हैं, और 5 लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए। 5 लोगों में से कैप्टन साहब जो हैं, कैप्टन सज्जाद जिनका नाम है, वो भी यहीं पर ही लाए गए थे। सो दिस इज व्हाट आई हैव इंफॉर्मेशन अंटिल नाउ। जो ग्राउंड पे लोग थे उनमें से हमारे पास 5 जख्मी लाए गए थे, जिसमें से 2 खवातीन थी जो वहाँ नीचे घरों में रहती थी, उनको बर्न इंजरीज थी, वो सिविल हॉस्पिटल मूव कर दी गई हैं, और उसके अलावा बाकी जो पेशेंट्स थे वो बिल्कुल ठीक थे। इस जहाज में से जो सर्वाइवल्स थे वो हमारे पास कोई भी पेशेंट नहीं आया। जो सर्वाइवल्स में से आपके पास कोई नहीं आया? जी, हमारे पास कोई पेशेंट नहीं आए, लेकिन हमें बताया गया है कि 3 पेशेंट सर्वाइव किए हैं। जी। तो मगर वो दूसरे अस्पताल। तो इंजर्ड आप लोगों के पास कितने हैं, जख्मी कितने हैं? हमारे पास जो जख्मी थे वो सब ट्रीट होके घर चले गए। अच्छा। और जो और जहाज में से कोई इंजर्ड पैसेंजर हमारे पास नहीं लाया गया। अच्छा, जहाज का कोई इंजर्ड पेशेंट आपके पास नहीं आया? नहीं जी। अच्छा, जो 35 डेथ्स आप बता रही हैं ये जहाज के पैसेंजर्स की हैं? पैसेंजर्स ही प्रोबेबली हैं, क्योंकि ये सारे उस क्रैश साइट पे से मिले थे, जिनको मुख्तलिफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की एम्बुलेंसेज जो हैं लेकर अस्पताल में लाइन थी, और उसके बाद इनको हमने मेडिकल लीगल सेक्शन में शिफ्ट करवा दिया था, जो इनके DNA सैम्पलिंग वगैरह कर रहे हैं। तो अभी उसके बाद फिर आप लोगों की सहूलत के लिए वो लिस्ट एक बनाएंगे नामों के साथ? बन रही है, कमिश्नर ऑफिस पे वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है लिस्ट, और पीपल आर डूइंग इट ओवर देयर। अलग अलग टीम्स जो अलग अलग काम कर रही हैं। तो यहाँ पे तो सर जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें से 5 ही लोग हैं जिनके नाम मैंने मीडिया के साथ भी शेयर कर लिए हैं, और मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। एक का नाम फरियाल रसूल है जो आइडेंटिफाई हुई है अमंगस्ट द पीपल हु वर ब्रॉट डेड। एक का नाम साइमा इमरान वाइफ ऑफ ताहिर साहब हैं। साइमा इमरान।
जी, और एक मोहम्मद ताहिर साहब हैं जो पैसेंजर थे, और कैप्टन सज्जाद गुल, और एक बरीहा बिशारत है। बरीहा बिशारत जी सही। अच्छा, ये पहले भी मैं ये बात कर रही थी कि हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी कोरोना का इतना ज़्यादा रश था, कोरोना पेशेंट्स का, तो उस वजह से तो आप लोगों को कोई मुश्किल पेश नहीं आई जब ये हादसा हुआ। ज़ाहिर है क्योस मच जाता है, एक इमरजेंसी लग जाती है हॉस्पिटल्स में, ऑलरेडी इतना ओवरलोड है हॉस्पिटल्स। जी, हॉस्पिटल्स तो ओवरलोडेड हैं, और ये कि वो एक अलग तरह की इमरजेंसी है, लेकिन ये भी एक डिज़ास्टर हो गया इस वक्त। तो हमें तो बिल्कुल हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो कर दिया था, सब ने आगाह कर दिया था, और वैसे भी सब लोग टीवी पे देखते हैं तो टीवी पे सबको ही पता चल गया था। हमारे SOPs ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, एंड ऑल आवर स्टाफ वाज इन द इमरजेंसी रूम एट दैट इन फ्यू मिनट्स। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली। साथ ही मैं ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं, जो डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा जो नाम आइडेंटिफाई हुए हैं जान बाहक होने वाले जो पैसेंजर सवार थे तैयारे में, फरियाल रसूल हैं, साइमा इमरान हैं, मोहम्मद ताहिर हैं, कैप्टन सज्जाद हैं और बरीहा बिशारत है। ये वो नाम है जो जिन्ना हॉस्पिटल में जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खालिद हमजा साहब, मैं तर्जुमान पाल्पा तारिक याहिया साहब का एक बयान पढ़ रही हूँ। वो कहते हैं जब दोनों इंजन फेल हो जाएं तो फोर्स लैंडिंग करनी होती है। फोर्स लैंडिंग क्या होती है? फोर्स लैंडिंग अपने नाम से जाहिर है जी। फोर्स लैंडिंग का मतलब यह है कि वो पायलट इज फोर्स टू लैंड विदाउट एनी पावर और विदाउट एनीथिंग। तो जहां भी उसको जगह मिलेगी वो उसको लैंड करेगा। फोर्स अपने नाम से वो जाहिर है, और वो फोर्स लैंडिंग उस वक्त होती है जिस वक्त दोनों इंजन उसके फेल हो जाएं। और इस जहाज के रैकेज से पता लग रहा है कि एक रैम एयर टरबाइन हर जहाज में लगी होती है। मैं जहाज के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन इस हर जहाज में होती है रैम एयर टरबाइन। रैम एयर टरबाइन सिर्फ उस वक्त बाहर निकलती है जिस वक्त जहाज सिर्फ बैटरी की पावर के ऊपर हो। बैटरी की पावर उस वक्त होती है जिस वक्त दोनों जनरेटर फेल हो जाएं। दोनों जनरेटर उस वक्त फेल होते हैं जिस वक्त इंजन फेल हो जाए या पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए। इसका मतलब इससे पक्का जाहिर हो रहा है कि उसके दोनों इंजन जो थे उनमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। या तो वो फेल थे या वो पूरी तरह पावर जनरेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो जहाज उस वक्त एक ग्लाइडिंग की सूरत हाल में था। और ग्लाइड करता हुआ जहाज जो है वो उसकी किस्मत है, अगर उसके पास हाइट हो तो वो रनवे पे पहुंच जाएगा, हाइट नहीं होगी तो वही सली वाला काम होगा। अच्छा, आबिद राव साहब कहते हैं किसी भी जब भी कोई जहाज़ का हादसा होता है उसकी असल जो मालूमात का जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से पता चलता है। तो ब्लैक बॉक्स की जो डिकोडिंग होती है, ये जिस कंपनी का जहाज़ होता है वहीं से इसको डिकोड किया जाता है ब्लैक बॉक्स को। देखिए, मैं पहले फोर्स लैंडिंग, एनी अनप्लान्ड लैंडिंग इज ए फोर्स लैंडिंग। सही, मैं पहले आपको सवाल का जवाब दूं। अच्छा, जहाँ तक ब्लैक बॉक्स का ताल्लुक है, ये पिछले 30 मिनट की फ्लाइट के पैरामीटर्स आपको बताएगा कि जहाज़ का एटीट्यूड क्या था, ऑल्टीट्यूड क्या था, स्पीड क्या थी, मुड़ रहा था, डिसेंड कर रहा था, क्लाइंब कर रहा था, वो है। वॉइस डेटा रिकॉर्डर जो है पिछले चंद मिनट की, वो उस गुफ्तगू को रिकॉर्ड करता है जो पायलट और को पायलट के दरमियान केबिन में कॉकपिट में हो रही होती है। तो उससे बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिरी चंद मिनटों में इस जहाज़ पे क्या सानहा या हादसा गुजरा। ये बग़ैर इंजन के लैंडिंग को भी जैसे पैल्पा के रेप ने कहा, इसने आना तो बग़ैर इंजन के साथ था। ऑल्टीट्यूड होता तो शायद ये ग्लाइड करके रनवे तक पहुंच जाता, जो नहीं पहुंच सका। बदकिस्मती से ऑल्टीट्यूड कम था और क्रूशल टाइम पे इंजन्स फेल हुए। तो ब्लैक बॉक्स के डीकोड करने के बहुत कम इदारे हैं दुनिया में, उन्हीं के पास जाएगा। ये यहाँ से फ्रांस जाएगा, फ्रांस में उसको डीकोड करेंगे, उसमें टाइम जी, तो उसमें दे विल डिसाइड। यूरोप और अमेरिका में भी है ये, तो ये डिसाइड करेंगे कि जी आपको बताएंगे कि आखिरी 15 मिनट में, आधे घंटे में इस जहाज़ पे क्या गुजरी, क्या इसके वो पैरामीटर्स थे फ्लाइट के, परफॉर्मेंस के, इंजन इंस्ट्रूमेंट्स, हाइड्रोलिक स्पीड वगैरह सारा बताएंगे इसका। वो क्विक एक्सेस रिकॉर्ड जो होता है वो भी इसका एक अहम हिस्सा होता है ब्लैक बॉक्स का। क्विक एक्सेस रिकॉर्ड, क्विक एक्सेस नहीं, ब्लैक बॉक्स में बेसिकली आपके फ्लाइट पैरामीटर्स सारे रिकॉर्डेड होते हैं। सही,
जो वॉइस डेटा रिकॉर्डर होता है कॉकपिट का। जी अच्छा, अब आगे एक अहम चीज़, मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचने के लिए अब सिस्टम में किस तरह की तब्दीलियों की बेहतरी की ज़रूरत है, ख़ास करके ये जो अब ज़ाहिर है अब एयरपोर्ट को तो नहीं, ज़ाहिर है नए एयरपोर्ट तो नहीं इतनी जल्दी बन सकते, और जो करीब जो रिहायशी इलाके हैं वो भी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकते। तो क्या होना चाहिए, कैसे सिस्टम में तब्दीली आ सकती है, बेहतरी आ सकती है कि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात ना हो, अगला कोई जहाज़ किसी आबादी पर ना गिर जाए? ये आपने मुझसे पूछा है या खालिद साहब से? उसके बाद मैं खालिद साहब से भी पूछूंगी। अच्छा, देखिए इसमें करने के तो बहुत सारे काम हैं। आप बेसिकली इन एक्सीडेंट्स का ये होता है कि इट्स लाइक अ शेकअप कॉल फॉर एवरीबडी, हर आदमी को झटका मिल जाता है। बाकी जहाँ तक म्यूनसिपल फंक्शंस का ताल्लुक है गवर्नमेंट के, अब ये इस्लामाबाद की नई एयरपोर्ट बनी है, तो जब ये बन रही थी हमने सिविल एविएशन से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखा था कि ये इसको आप सीडीए की टेरिटरी बना दें ताकि यहाँ ये मशरूम ग्रोथ, ये 5 मरले हाउसिंग स्कीम्स ना हों। इसको भी तकरीबन 10 साल लगे हैं इस रिक्वेस्ट को ऑनर होने में। बहरहाल हमारे यहाँ चूँकि ये सारे मतलब हाउसिंग कॉलोनीज़, इत्तफाक है पाकिस्तान में जो जितना नज़दीक स्टेशन के होगा, एयरपोर्ट के होगा, बसों के अड्डे के होगा, वो प्रॉपर्टी ज़्यादा महंगी होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। इंग्लैंड वगैरह में और बाज़ और मुल्कों को मैं जानता हूँ जहाँ वो प्रॉपर्टियाँ मुश्किल से बिकती हैं, बिकॉज आपको 24 घंटे उस शोर में रहना पड़ता है, और उस शोर को आप बर्दाश्त करें तो वो प्रॉपर्टी आपकी जो है ना वो गिरती है। तो इसको गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे ये जो गार्बेज डंप्स हैं, जहाँ पे ये शादी घरों के खाने फेंके जाते थे, जहाँ पे ये बुचरीज़ हैं, इनको सही रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। ये मसला हमारे जैसे और मुल्कों में है, इंडिया में ये बहुत मसला है, उनकी भी बेसिस के नज़दीक मैं उनके प्रोग्राम देख रहा था, उधर ये बड़े मसले हैं। तो ये गवर्नमेंट को इसका अंदाज़ा है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी में ये कहीं बहुत नीचे है चीज़, बिल्कुल, बिकॉज आपकी लोकल गवर्नमेंट्स नहीं रही, यहाँ 8 साल हो गए सिंध में नहीं है, तो फिर इसलिए ये किसी का जिम्मा नहीं है। वज़ारत सिंध नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, ईद से 2 दिन पहले जो लोग अपने प्यारों के पास ईद मनाने जा रहे थे, बदकिस्मत तैयारा हादसे का शिकार हो गया। अब ज़ाहिर है जो लवाहिकीन हैं, लोग हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि उनके प्यारे बच्चे हैं, ज़ख्मी हैं, जाँ बहक हो गए हैं, तो लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कोई हेल्पलाइन या किस तरीके से आप लोगों को बता पा रहे हैं, कोई एग्जैक्ट डेथ नंबर्स, इंजर्ड लोगों के नंबर्स और जो सर्वाइवल है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आ गई आप लोगों के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी बिल्कुल, इस पर एक सेल बना दिया गया है कमिश्नर ऑफिस में, सिविल एविएशन CIA और कमिश्नर के कोऑर्डिनेशन से, कि जहाँ पे ये सारी तफसीलात जो हैं वो मुहैया की जाएंगी। लेकिन इस वक्त तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कंपाइल की जा रही हैं फिगर्स जिस हॉस्पिटल से और जहाँ जहाँ से आ रही हैं। तो इस वक्त तक कोई मुकम्मल सारी तो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो जिन हॉस्पिटल से आई है सबके पास है। तो वो अच्छा, जिन लोगों का ताल्लुक लाहौर से था, ज़ाहिर है जिनके जो लाहौर से कराची जा रहे थे लेकिन फैमिलीज उनकी लाहौर में, और जो जाँ बहक हो गए हैं वो लोग, उनको उनकी डेड बॉडीज़ को लाहौर पहुंचाने के लिए ज़ाहिर है उसके लिए भी आपको ख़ास इंतज़ाम करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, हर तरह से इस अफसोसनाक वाक़े में जो नुकसान हुआ है, जिनका दुख में उनके साथ बराबर के शरीक हैं, पूरी कौम इस दुख की घड़ी में एक उस पे है और हम हर लिहाज से उनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इशू इस वजह से आएगा कि बहुत सारी जो डेड बॉडीज हैं, हाँ जी, वो शनाख्त नहीं हो पा रही हैं। तो उसके लिए जो एक प्रोसीजर होता है उसके तहत ही ये सारा सिलसिला किया जाएगा और फिर रखेंगे क्या करना है उसमें सारा। जिनकी शनाख्त हो रही है उनको तो हम हैंड ओवर किया जा रहा है, अगर कोई जहाँ पे जो लोग रहते हैं, हाँ, और अगर किसी और शहर से उनका ताल्लुक होगा तो वहाँ पे हर लिहाज से उनको एकोमोडेट किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर शाह साहब मेरे साथ थे, कैप्टन खालिद हमजा, आबिद राव साहब साबिक डिप्टी DG सिविल एविएशन में, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से नाजरीन कि जो लोग इस दुनिया से आज चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे
खुशकिस्मती से जो लोग बच गए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।